हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज़ाद M3 एकेडमी का आर्मी जीडी क्वेश्चन पेपर जो 5 सितंबर 2021 को हुआ था। फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे ये आज़ाद M3 एकेडमी क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर चलती हूँ आज़ाद M3 एकेडमी पर। आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर जाने के बाद जैसे मैंने सब्सक्राइब तो कर लिया है आज़ाद M3 एकेडमी को, उस पर क्लिक करना है और इस प्रकार आपको आज़ाद M3 एकेडमी के सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ, यह एकेडमी हमारे बुरहानपुर ज़िले के बिरोदा गांव में युवाओं को प्रेरित करने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवाओं को जागरूक कर उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाना है। यह एकेडमी हर वर्ष प्रतिवर्ष प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। इस वर्ष भी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो फ्रेंड, इसी के साथ मैं लाई हूँ आज़ाद M3 एकेडमी से जीडी क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं, ये आज़ाद M3 एकेडमी का जीडी क्वेश्चन पेपर है जिसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 50 है। इसमें से हम मैथ्स और रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे आज, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग कराऊंगी। आज हम सिर्फ इसमें से पढ़ेंगे हमारे जो जीके के क्वेश्चन है वो वाले। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, यानी भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या सामवेद को? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, सामवेद। सामवेद जो है, इस समय जो संगीत था उसे मूल रूप दिया गया था, यानी संगीत को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, इसलिए इसे आदि ग्रंथ कहा जाता है। जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में संगीत को इतना महत्व नहीं दिया गया था। संगीत केवल उस समय आमोद प्रमोद के लिए था, मनोरंजन के लिए था, संगीत को अधिक महत्व नहीं दिया गया था। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है सामवेद। इसके बारे में जानते हैं। भारत में 4 ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये तो आप सबको पता ही होगा। इनमें सबसे पुराना जो है वो है ऋग्वेद और सामवेद में, जिसमें सामवेद को संगीत का आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। सबसे पुराना ऋग्वेद है। इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है 1000 से 1500 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, लेकिन उस समय संगीत को अधिक महत्व नहीं दिया गया था, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद। हमारा अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या कुश्ती। तो इसका सही आंसर होगा फुटबॉल। फुटबॉल कैसे, देखिए। डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। डूरंड कप भारत का सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसे सर्वप्रथम 1888 में आयोजित किया गया था। यह विश्व के 3 सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में शामिल है। इस टूर्नामेंट का नामकरण इसके संस्थापक और ब्रिटिश भारत में 1884 से 1894 के दौरान विदेश सचिव रहे सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर किया गया है। तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 अप्रैल, 16 सितंबर, 25 सितंबर या 21 जून। अभी इतना सिंपल सा सवाल है कि इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। इसका आंसर है 16 सितंबर। चलो इसका नोट पढ़ते हैं। 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने ओजोन परत को खत्म करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन को कम करके ओजोन परत की रक्षा करना है। पहली बार विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 1995 को मनाया गया। आप सभी को पता ही होगा कि जो ओजोन परत है ये हमारी जीवन रक्षक गैस परत मानी जाती है, और ये जो परत है इसे क्षति कौन पहुंचा रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रकार के जो तत्व है ये इस ओजोन परत को क्षति पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी जो कोरोना काल चल रहा था, इस दौरान इस ओजोन परत में जो छेद था वो बंद हो गया था।
कई सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा था कि कोरोना काल में जब सारी कंपनियां फैक्ट्रियां सब बंद थी तो ये जो ओजोन परत में जो छिद्र बना हुआ था ये बंद हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है CAD का पूर्ण रूप क्या है। नंबर 1 कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिकोड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड या कंप्यूटर एडेड। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अब इस कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का क्या प्रयोग है ये हम जानते हैं। ऑटो CAD का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसकी नेटिव फाइल फॉर्मेट होती है DWG से। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से बिल्डिंग प्लान, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के जो इंजीनियरिंग प्लान्स बनाने में इसका उपयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन बिहार, कर्नाटक, ओडिशा या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। जो हम हाथी गुम्फा है वो ओडिशा में स्थित है। चलो जानते हैं कहाँ पर है। उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नाम की पहाड़ी है जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए जो आपको दिख रहा है ये हाथी गुम्फा है जो कहाँ पर है उड़ीसा में, है ना, ओडिशा राज्य में स्थित है। जैसे कि आपने देखी होगी एलोरा अजंता की गुफाएं, ये उसी प्रकार से है जो हाथी गुम्फा नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन कहाँ है ओडिशा में। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई। आपके ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मेयो। नोट पढ़ेंगे हम 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है। 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। उसके बाद हर 10 वर्ष के बाद कराई गई। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई। जो किसने करवाई थी, किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। नंबर 1 दूध उत्पादन, नंबर 2 झींगा मछली का उत्पादन, नंबर 3 पेट्रोलियम या खनिज तेल और नंबर 4 हमारा है तिलहन फसलों का उत्पादन। तो इसका सही आंसर आप सबको पता ही होगा कि जो दुग्ध उत्पादन है वो तो दूध से संबंधित होगा। जो तिलहन या खाद्य पदार्थ हैं वो भी इसका आंसर नहीं होगा। जो तिलहन फसल है वो तो हरित क्रांति से संबंधित होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झींगा मछली का उत्पादन। चलो नोट पढ़ते हैं। जिस प्रकार हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्नों से है और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, उसी प्रकार गुलाबी क्रांति की शुरुआत भारत में फार्मास्यूटिकल, प्याज और झींगा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ाने के लिए की गई थी। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। तो याद रखना गुलाबी क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, झींगा मछली से, और प्याज उत्पादन से भी संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किन के बीच लड़ी गई थी। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, द्वितीय किसके बीच हुआ और तृतीय किसके बीच हुआ। तो इसके जो ऑप्शन है आपको तीसरी लड़ाई के पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली, अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, और डी है औरंगजेब और तैमूरलंग। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो तृतीय लड़ाई हुई थी वो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए। अब मैं आपको बता दूं जो अकबर और हेमू के बीच जो हुआ था वो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अकबर और
हेमू के बीच में। कौन सा? सेकेंड वाला, याद रखना। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में ना, 5 नवंबर 1556 में ये युद्ध, द्वितीय युद्ध हुआ था। और जो बाबर और इब्राहिम लोदी की बात हो रही है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 में। तो इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है। प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556, 26-56 और तृतीय 1761। बस 61 वाला ये थोड़ा याद रखने जैसा होता है। तो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, द्वितीय हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, और तृतीय युद्ध हुआ था पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। चलिए अब पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। और जो पानीपत की प्रथम लड़ाई थी उसमें कौन जीता था? बाबर। जो द्वितीय लड़ाई थी उसमें भी अकबर, और तीसरे में अहमद शाह अब्दाली। आपका अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी। तो आपको यहाँ पिक्चर से दिख ही रहा होगा कि जो हमारा जो सही आंसर है वो है ज्योतिराव फुले, या फिर उसे ज्योतिबा फुले भी बोलते हैं। गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फुले है। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ब्राह्मण विरोधी आंदोलन ज्योतिबा फुले ने शुरू किया। इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। 1872 में उन्होंने एक पुस्तक गुलामगिरी लिखी। उनकी एक अन्य पुस्तक का नाम सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक है। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अंबेडकर ने बहिष्कार भारत, गांधी जी ने हरिजन की रचना की। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फुले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिराव फुले है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? आपके ऑप्शन है 5, 6, 8 या 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख रूप से 6 अंगों में बांटा गया है, जिसके सदस्यों द्वारा अपने निषेधाधिकार VETO द्वारा कार्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करना होता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं? सचिवालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासिता परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के कहने पर किया गया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। जो 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के कहने पर किया गया था? लॉर्ड कर्जन के कहने पर किया गया था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हम कई बार प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते और डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, तो यहाँ पे अस्थायी कहा गया है। अगर स्थायी पूछे तो हमें सबको पता ही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और जो अस्थायी है
वो है सच्चिदानंद सिन्हा। आपके ऑप्शन में जो बी नंबर का है वो सही हो जाएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के स्थायी सदस्य चुने गए। संविधान के निर्माण के लिए कुल 22 समितियां बनाई गई थी। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? आपका ऑप्शन है कानूनी कार्यवाही द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, संविधान द्वारा या महाभियोग द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभियोग द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाभियोग द्वारा। अब महाभियोग क्या है देखते हैं। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124, 4, 5, 217 और 218 में मिलता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गए हो। इसके पहले भी 2015 में ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस SK गंगेल के खिलाफ भी महाभियोग लाने की तैयारी हुई थी, लेकिन जांच के दौरान उन पर लगे आरोप साबित नहीं हो सके, इसलिए महाभियोग नहीं लगाया जा सका। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो सबको पता ही होगा कि जो हिमालय पर्वत है वो किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। अब वलित पर्वत क्या है देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है जो एक दूसरे के समांतर फैली हुई है। इसमें पहला है महाहिमालय, यह सबसे उत्तर की श्रेणी में है। दूसरा है लघु हिमालय, भारत के लगभग स्वास्थ्यवर्धक स्थान इसी हिमालय में है, इसी हिमालय पर है। तीसरा है ट्रांस हिमालय, यह मुख्यतः तिब्बत में फैला हुआ है। और चौथा है शिवालिक, यह मुख्यतः हिमालय के दक्षिण में स्थित है और कम ऊंची होने के कारण इस पर्वत पदीय भी कहते हैं। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी या चिनाब नदी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी। जो श्रीनगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के। तो झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। यह नदी वुलर झील से निकलने के बाद मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान सीमा के समांतर बहती है। झेलम पाकिस्तान में जंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी का पूरा नाम वितस्ता है। याद रखना झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। और झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर है? श्रीनगर। यानी या फिर श्रीनगर किस नदी के तट पर है? झेलम नदी के। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आज का मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले जितनी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।